युग में हम लोग आते हैं भाषा और उससे संबंधित प्रमुख तथ्य। CH B.Ed 9 किया हुआ है और सभी टॉपिक्स को हम फर्स्ट रिवीजन सेक्शन में एक बार देखें। सबसे पहले समझते हैं भाषा आयोजन क्या है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसको भाषा को एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा लेखन के लिए भी शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। ये भाषा आयोजन की व्याकरण के नियम सुनता है तो उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात कर अपने भाषा प्रयोग में लाने लगता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसका नहीं पता। तो एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करता है जिससे नियम और तीसरा है पुनरावृत्ति रिपीटिशन। बालक के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है वह सही है और वह व्यवहार में लाने लगता है। इस तरह से अनुकरण अभ्यास और अब आपका जो टॉपिक है कि स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे तो सबका हम लोग शॉर्ट में जान ले कि किसका क्या कहना है। तो पावलोव और स्किनर का कहना कि क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल भी है। जिसमें कि अगर जो अभ्यास दिया गया उसी का वो बार बार नकल करने लगता है या फिर रटने की प्रक्रिया द्वारा स्किनर साहब का सोचता कि भाषा की क्षमता का विकास उस शर्तों के अंतर्गत होता है जिसमें अभ्यास, नकल और रटने जैसी प्रक्रिया है। चॉम्स्की का मत इससे भिन्न था। उनका कहना था कि बालकों में भाषा सीखने की भाषा मानव मस्तिष्क में पहले इसके संबंध में उन्होंने कई उदाहरण दिया कि अगर ऐसा होता तो बालक को जन्म से ही अपने मातृभाषा न कुछ सिखाए हुए। तो ये चॉम्स्की साहब का कहना था कि बालक में भाषा की सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यदि उसके पास ब्रेन ही नहीं होगा भाषा सीखने का तो लाख सिखाने की कोशिश करेंगे वो नहीं सीख पाएगा। पियाजे का कहना है कि भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा। अब पियाजे दोनों को खुश कर दिया, स्किनर को भी खुश कर दिया। स्किनर का कहना कि जन्मजात नहीं होती, परिवेश के हिसाब से हम कराते हैं वैसा वो भाषा सीखता है। चॉम्स्की कहना है कि नहीं वैसे नहीं सीखता है, वो जन्मजात होती है, उसमें भाषा सीखने की क्षमता उसमें पहले से विद्यमान होती है इसलिए वो भाषा सीखता है। अब परिवेश के साथ साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है, दोनों चीज होती है। एक तो पावर भी होना चाहिए भाषा सीखने का और दूसरा है कि परिवेश और माहौल भी मिलना चाहिए। ये पियाजे का कहना था। वाइगोत्स्की का कहना था कि भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने का कारण होती है। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार सिर्फ समाज का रोल भाषा में होता है। समाज में परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, समुदाय हो, तो समाज का रोल भाषा में होता है। ये वाइगोत्स्की का कहना था। भाषा परिवेश और अंतःक्रिया के दिखता है। चॉम्स्की का कहना है कि बालकों में की विशेष क्षमता होती है, उससे भाषा सीखता है। और स्किनर का कहना था कि अभ्यास न से भाषा सीखते हैं। अब भाषा के विभिन्न संदर्भ है। तो भाषा के सामाजिक संदर्भ जाने तो भाषा और समाज का संबंध अभिन्न है। मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है किंतु वह भाषा को तभी सीख पाता है जब उसे समाज का प्रवेश। एक ओर समाज के माध्यम से भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है,
संगठित और संचालित होता है। यदि मनुष्य से भाषा छीन ली जाए, सामाजिक संरचना बाहर जंगल में छोड़ दिया जाए तो दूसरे व्यक्तियों से नहीं मिल सकता, तो भाषा उसके साथ भी मृत हो जाएगी। विचारधारा प्रचलित हैं और व्यवहारवादियों द्वारा भाषा को सामाजिक वस्तु माना गया है। सांस्कृतिक संदर्भ देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के वर्तमान संगमनात्मक और मनोसामाजिक कल्पना से परे है। यह सिद्धांत बताता है कि भाषा अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो आसपास के वातावरण से प्रेरित हो से भिन्नता लिए हुए देश है। कई संस्कृतियों ने यहाँ जन्म लिया है, पनप रही है और दी जानी चाहिए। भाषा के राजनीतिक संदर्भ देखें कि राजनीतिक संदर्भ कोई भी राजनीति होती है, भाषा में स्पष्ट बात नहीं करती। भाषा नीति पर बात आते ही घुमा फिर भाषा के संबंध में सरकार न तो शिथिल नीति अपनाने को पीछे, ठीक है, यानी सरकार जो कानून बनाए, सरकार चाहे किसी भाषा को उन्नति में कर सकती, किसी भाषा को उन्नति कर सकती, अगर उसमें अगर बाध्यता कर देगा के बीच का हम लोग संबंध समझे, भाषा और लिंग जो है क्या है वह लक्षित होता है। भाषा व्यवहार काफी हद तक सीखा हुआ व्यवहार है। बनना सीखते हैं और महिलाएं महिला बनना सीखती भाषा के जरिए। तमाम सज्जनों से पता चला कि कुछ तरीकों में पैटर्न और विभिन्न लिंग निर्दिष्ट गतिविधियों का परिणाम हो सकता है। भाषा की हमारी पसंद लिंग भूमिकाओं के बारे में हमारे विश्वास को, हालांकि डेटा सभी दर्शाता है कि व्यक्तिगत सर्वनामों सहित व्यक्ति लिंग भाषा का उपयोग कैसे करते, न केवल उनके लिंग विचारों को व्यक्त करते हैं बल्कि यह भी प्रभावित करते हैं कि सामाजिक महिला या पुरुष के रूप में उनकी भूमिका को कैसे लिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब भाषा और अस्मिता। अस्मिता में पहचान होता है, तो मनोवैज्ञानिक अस्मिता का संबंध भाषा से है। भाषा के द्वारा व्यक्ति की मनोस्थिति का पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति के विचारों को जानने का प्रमुख साधन भाषा ही होता है। किसी बालक, युवक तथा बुजुर्ग की भाषा में अंतर होता है। भाषा के द्वारा उनकी सोच एवं अनुभव आदि का परिचय हमें सहज रूप से मिल जाता है। भाषा के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है अथवा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति अक्सर मितभाषी तथा बहिर्मुखी व्यक्ति वाचाल होते हैं। भौगोलिक अस्मिता का परिचय भी भाषा के माध्यम से मिलता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की भाषा में अंतर देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्दावली भी अलग अलग होती है। कृषि प्रधान क्षेत्र में कृषि से संबंधित शब्दों की अधिकता होती है। यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई वस्तु अधिक पाई जाती है तो वहां सूक्ष्म भेद के लिए भी अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में पानी के ठोस रूप के लिए केवल बर्फ शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में आइस और स्नो दोनों शब्दों का प्रयोग है। इस प्रकार भौगोलिक अस्मिता पर भी भाषा का प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं भाषा और समाज। भाषा और समाज का संबंध अभिन्न है। मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है, किंतु वह भाषा को तभी सीख पाता है जब उसे एक भाषाई समाज का प्रवेश प्राप्त होता है। एक उस समाज के माध्यम से भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और दूसरी ओर भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। यदि मनुष्य से भाषा छीन ली जाए तो उसकी सामाजिक संरचना भी ध्वस्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को समाज के दिया जाए तो वहां दूसरे व्यक्तियों से मिल नहीं सकता, उसकी भाषा मृत हो जाएगी। अब आते हैं बहुभाषावाद क्या। भारत और बिहार के संबंध में जानना है। बहुभाषावाद एक व्यक्ति या एक समुदाय के सदस्यों को दो या अधिक भाषाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। और हमारे देश में 1000 से अधिक स्वदेशी भाषाओं, धर्मों और विचारों के भेद के बावजूद समन्वय की एक सांस्कृतिक अंतरधारा सदैव प्रवाहित होती है।
हमारा देश बहुभाषी देश है, जिसका असर शिक्षा क्षेत्र में भी पड़ता है। भारत शायद एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ भाषाई विविधता राज्य विभाजन एक स्तंभ रही है। पश्चिम बंगाल बंगाली के लिए पश्चिम बंगाल, पंजाबी के लिए पंजाब, बहुभाषा यहाँ की संस्कृति का भिन्न अंग है। बहुभाषा समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता। देश की प्रमुख साहित्यिक भाषाएं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, सिंधु, तमिल, उर्दू हैं। अब 1500 से अधिक अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। एकजुटता है, ऐसा क्या है इस देश में? जो भी है, इस देश में एकजुटता है, और इसका जवाब हमारी विविधता और उसके प्रति सम्मान में छुपा हुआ है। हम अंग्रेजी है, अन्य भाषाएं पढ़ते हैं। बिहार भाषा को कर। अब आते हैं कि भाषा संवैधानिक प्रावधान। तो अध्याय 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा है। इसके इसके भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 के उपभोक्तों के अधीन रहते हुए हिंदी में कायदे सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा व्यक्ति किसी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। तब तक जब अन्यथा को बंद न करे, तब तक संविधान के प्रारंभ से की समाप्ति अवधि मानो या अंग्रेजी शब्दों में उसका अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसके भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। वहां छूट दे दी गई, या तो राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। लेकिन वहां का विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में संबोधित करने की आज्ञा दे सकता है। परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा। हाँ, मानो 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 25 वर्ष रख दिए गए हों। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के लिए 40 वर्ष के लिए प्रभावकारी होगा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अभी हम लोग पढ़े अनुच्छेद 120, इसके तहत संसद की भाषा। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी वही है कि संविधान में 15 वर्ष की अवधि तक उसका प्रयोग वांछनीय होगा, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्राधिकृत कर सकेगा। यह भी 15 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। अब इसके अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बनी थी, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर अतः पश्चात 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे
और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया पर निश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों का अधिक प्रयोग और संघ के सभी या की प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने निबंधनों अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ की किसी एक या अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच तत्वादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। तीसरा है कि संघ दू के अधीन अपनी सिफारिश करने में तो भारत की औद्योगिक संस्कृति को वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में और हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा, ये उसमें जोर दिया गया। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, जो सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके अनुसार किसी अनुसार निवेश दे सकेगा। इसके अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं की चर्चा है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से है और अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों का अधीन रखते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोजन किया जाता रहेगा, जिनके लिए उनका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच तत्वादि की राजभाषा, संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच तत्वादि की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं उन राज्यों के पटवादी की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पटवादी के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है और इसमें है कि जनसंख्या का पर्याप्त भाग यदि चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी राजभाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसी प्रयोग जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा की चर्चा है। ठीक है, इसमें इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात की होती हुई जब तक संसद द्वारा अन्यथा बंद न करे उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां होंगी। संसद के प्रत्येक सदन या किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधनों संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा या राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित या भाषा सर्वोच्च न्यायालय उस वक्त में भाषा को संवैधानिक प्रदान किए गए को महत्व दिया और इसमें चिन्हित विशेष निर्देश प्रत्येक शिक्षा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को
राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा में, यानी कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में अपना एप्लीकेशन, प्रत्येक राज्य और राज्य के प्राधिकारी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकता है, और इसके लिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है। अब है कि हिंदी भाषा के विकास के निर्देश संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सांस्कृतिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उनके शब्द भंडार के लिए मुख्य संस्कृत से और गणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए अपनी समृद्धि सुनिश्चित करें। अब इसमें अगला टॉपिक है कि भाषा व ज्ञान की रचना। तो ये समझ में आ ही रहा है कि बिना भाषा के ज्ञान की रचना संभव नहीं है। अब है कि भाषा सीखने के उद्देश्य की समझ, कल्पना, सृजनशील समझते हैं, कोई चीज करने की जो योग्यता हमारी होती है, दल होता है। तो इन उद्देश्य कौशलों से है जिनमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, अर्थ ग्रहण करना आदि कौशलात्मक उद्देश्यों के शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना, बोलकर भावाभिव्यक्ति करना, सुन अर्थ ग्रहण करना, लिखकर भावाभिव्यक्ति करना, गद्य पद्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये कौशल। चौथे और 5वें क्रम के उद्देश्यों के लिए अपेक्षित योग्यता की चर्चा। तो अब जानते ही होंगे कि भाव व्यक्ति करना, ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब है इसमें कौशलात्मक उद्देश्य में शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता, मनोस्थिति बनाए रखना, धैर्यपूर्वक सुनना, स्वराघात, बलाघात व ग्रहण कर सकना, और तथ्यों का चयन कर सकना, सारांश ग्रहण, मनोविज्ञान समझ सकना, भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना, मनोयोग पूर्वक सुनना, अभिव्यक्ति के ढंग को समझना, श्रुत सामग्री के विषय को जान सकना, भावानुभूति कर सकना, शब्दों, मुहावरों और उक्तियों का प्रसंगानुकूल अर्थ व भाव समझ सकना, विचारों, भावों एवं तथ्यों का परस्पर संबंध समझ सकना, भाव या विचार को ग्रहण कर सकना। इसके अतिरिक्त वार्तालाप, वाद विवाद, प्रवचन, भाषण, आदेश, निर्देश, कविता प्रसारण जैसी सामग्रियों को सुनकर उपयुक्त योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। भाषा के सृजनात्मक उद्देश्य क्या है? तो सृजनात्मक उद्देश्य का अभिप्राय है कि छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना और उन्हें रचना में मौलिकता लाने की योग्यता का विकास करने के लिए प्रेरित करना। इस कार्य के लिए निबंध, कहानी, संवाद, पत्र, उपन्यास, कविता को माध्यम बनाया जा सकता है। इसके शिक्षण के समय छात्रों को मौलिकता लाने की प्रेरणा दी जाती है, और इस छात्र में जिन योग्यताओं की अपेक्षा की जाती वे हैं, वह स्वानुभूत भावों तथा विचारों को व्यक्त कर सकेगा, वह स्वानुभूत विचारों को कल्पना की सहायता से नया रूप दे सकेगा, वह विषय तथा प्रसंग के अनुकूल भाषा एवं शैली का उपयोग कर सकेगा, वह विषय तथा उसके अंतर्गत भावों एवं विचारों के लिए उपयुक्त साहित्य की विधा का चयन कर सकेगा, वह स्वानुभूत भावों तथा विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सकेगा, वह विभिन्न व स्वानुभूत भावों तथा विचारों को अपने ढंग से अभिव्यक्त कर सकेगा। अब है कि शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का तात्पर्य छात्रों में भाषा में साहित्य की कुछ बातों को ज्ञान देना है, जैसे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य, गीत, गद्य गीत आदि साहित्यिक विधाओं का ज्ञान देना, रचना कार्य के मौलिक एवं लिखित रूपों का ज्ञान देना, जिसमें वार्तालाप, स्वस्वर वाचन, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद, संवाद, साक्षात्कार, निबंध, सामांशिकरण, कहानी, आत्मकथा, पत्र आदि सम्मिलित है। ध्वनि संबंध एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना, सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यवहारिक एवं जीवनगत अनुभूतियां, गाथाओं, तथ्यों, घटनाओं आदि का ज्ञान देना, तथा लेखक की जीवनगत, रचनागत विशेषताओं एवं समीक्षा सिद्धांतों का उच्च माध्यमिक स्तर पर ज्ञान देना, जो विषय वस्तु से संबंधित हो। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से भी परिचित कराना, ये ज्ञानात्मक सृजनात्मक उद्देश्य। इसमें इससे क्या होगा? वह
इनका प्रत्यक्ष विज्ञान कर सकेगा, वह उनके उदाहरण दे सकेगा, वह उनका परस्पर संबंध बता सकेगा, वह उनका वर्गीकरण कर सकेगा, छात्र इन्हें पहचान सकेगा, वह उनका संश्लेषण कर सकेगा, वह उनकी तुलना कर सकेगा, वह उनके अशुद्ध रूपों में त्रुटियां कर सकेगा, वह इनमें परस्पर अंतर कर सकेगा, वह उनका विश्लेषण कर सकेगा। ये थे शिक्षा के भाषा और शिक्षा, भाषा से और शिक्षा से संबंधित सभी उद्देश्यों को हम यहाँ देख चुके हैं। अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक इसका है कि भारत में भाषा की स्थिति अनुच्छेद 341 से अनुच्छेद 341 से अनुच्छेद 351 और एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का। इन अनुच्छेदों को हम देखें क्या है भाषा की स्थिति संवैधानिक रूप से। तो हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की सर्वाधिक मांग की जाती है। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किया। हिंदी को संविधान में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई। इस अनुसूची में अनुसूची 8 में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़ीसा, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, इस तरह से टोटल 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है, जिसका अनुच्छेद 343 से 351 में जिक्र है। अब एक सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वें अनुसूची में जोड़ी गई। इस साल 1967 के 21वें संविधान संशोधन सिंधी भाषा को सन 1992 में इससे 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ये सभी 22 का अतिरिक्त हो गए। ठीक है। और सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो 21वें संशोधन द्वारा सिंधी को, 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को और 92वें संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। बिहार से रिलेटेड आपका मैथिली है, जिसको 2003 में 92वें संशोधन में के हिसाब से जोड़ा गया। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में जिक्र कर चुके हैं कि वो इसको हिंदी या अंग्रेजी में संसद की भाषा होगी। लेकिन कोई सदस्य यदि अपनी मातृभाषा में अपना वक्तव्य देना चाहे तो वो जो उसका सभापति होगा वो चाहे तो उसको ऑर्डर दे सकता। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा हो गई। इन भाषाओं की चर्चा आपको हम पहले इसी वीडियो में पहले के खंडों में दे चुके हैं। अब जो अनुच्छेद हमारा है इन सभी अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा कर ले, तो कि अनुच्छेद को हाईलाइट करें। अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 343 से 351। 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की भाषा है और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।
अब 343 देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिखित देवनागरी होगी, और इसमें भी जो है राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग अधिकृत कर सकता है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का जिक्र है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि होंगे, इसकी चर्चा हो चुकी है। अब आते हैं अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित जो प्रबंध है कि राज्य का जो विधानमंडल होगा उसकी विधि द्वारा स्वीकृत भाषा होगी, राज्य की राजभाषा होगी, और वो वहाँ उस वक्त वहाँ जो सभापति होगा उसकी अनुमति से उसके कोई सदस्य विधानमंडल में चाहे तो अपनी मातृभाषा में अपना वक्तव्य दे। 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के प्रतिवादी की राजभाषा होगी, क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी है ना। उसके बाद किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष कि यदि संविधान मांग करेगा, राष्ट्रपति मांग करेगा कि जनसंख्या का कोई बहुल प्रदेश यदि अपने लोक भाषा को यदि दर्जा दिलाना चाहता है तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि उसके विधानमंडल को कि भाई आप इस राजा को इस भाषा को स्वीकृति दीजिए। उच्चतम न्यायालय अन्य न्यायालयों की भाषा का अनुच्छेद 348 में जिक्र है। अनुच्छेद 348 में अंग्रेजी में होगी, ये हम लोग देख चुके हैं। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अनियंत्रित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की गई है। अब विशेष प्रक्रिया के तहत की संशोधन का प्रावधान और इसी संशोधन के तहत कई भाषाएं जोड़ी गई। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष निर्देश है कि कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में अधिकारियों के पास अपना अभ्यावेदन दे सकता है। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का प्रावधान है। 350 क भी जो आपका जिक्र था, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं कराने का प्रावधान है। और 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो एक बार सभी 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश हैं। तो सभी जो अनुच्छेद हैं इस अनुच्छेद को एक बार और देख लें। 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा को शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त से संबंधित है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उपबंध है। 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित, 344 संसद से, देश से, और 345 राज्य से। 346 का संबंध एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो रिलेटेड आदान प्रदान होगा उससे संबंधित है। 347 जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है। 348 उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालयों में भाषाओं के संबंध में उपबंध है। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की उपबंध है। 350 व्यथा के निवारण के अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है। 350 को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में देने के संबंध में उपबंध है। और 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का महत्व। फर्स्ट डिवीजन के तहत ये थे आपको बीएड यूनिट 9 का पूरा टॉपिक। आशा है कि आपको इस वीडियो से काफी लाभ हुआ होगा।